नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवींद्र। लोकसभा चुनाव की रणनीति तय करने के लिए गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। गुजरात में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक 58 साल बाद हो रही है। इससे पहले 1961 में कांग्रेस ने भावनगर में इस तरह की बैठक की थी। कार्य समिति की बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत CWC के सदस्य और वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक में गठबंधन की राजनीति पर सहमति बनी, लेकिन किसी दल से गठबंधन होगा इसका फैसला राहुल गांधी पर छोड़ दिया गया। साथ ही पार्टी ने तय किया कि वो लोकसभा चुनाव में गरीबी, बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं को चुनावी मुद्दा बनाएगी। तो आज अपने कार्यक्रम में समझेंगे कि असल में कांग्रेस अब इस चुनावी रण में किस बड़े मुद्दे के सहारे मैदान में उतरने जा रही है। इस कार्य समिति में जो फैसले लिए गए उनके मायने क्या है, और गुजरात से जो मंथन है ये गुजरात में ही क्यों है, इसका संदेश क्या है। हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान हैं स्टूडियो में। प्रदीप सिंह हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ निर्मल पाठक हैं, संपादक भाषा से। निर्मल जी, स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ संजीव जी हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत में संजीव जी, जिस तरीके से ये कार्य समिति हालांकि पहले से तय, लेकिन गुजरात से शुरुआत और आज के दिन जिस तरीके से है, किस तरीके से जो मैसेज का मैं कहूँ खेल है राजनीति में, वो कैसे है आज? वैसे मैसेज के खेल में तो खासी कमजोर पड़ती नजर आ रही है कांग्रेस अपेक्षाकृत, लेकिन फिर भी इसमें एक मैसेजिंग तो ये है कि दांडी मार्च की पूर्व संध्या पे हो रही है। महात्मा गांधी के राज्य से राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया है कि आप चूज कीजिए RSS और गांधी के टीचिंग्स के बीच में। फिर उसमें सरदार पटेल की भी बात वो ले आए हैं, और फिर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह दोनों का गृह राज्य है, तो तमाम तरह के समीकरण हैं। लेकिन ये वही राज्य भी है जहां से कांग्रेसी MLA इस समय छोड़ रहे हैं पार्टी को, बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, मैसेजिंग बात अच्छी है। CWC का रेजोल्यूशन में भी जो उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही है राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में, जो कि बीजेपी का एक कुतर्क करने में भी तो बड़े डिस्टॉर्ट कर देते हैं आर्गुमेंट को बहुत फुर्ती से। तो जो एक आर्गुमेंट उन्होंने बनाया है कि ये एंटी नेशनल है, जो भी क्वेश्चन करता है, उस पर कांग्रेस ने अच्छी सफाई दी है। अब वो कितने लोगों तक पहुंच पाती है कि हम पूरी तरह से देश की सरकार के साथ हैं, आर्म्ड फोर्सेस के साथ हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर सवाल पूछने को इस तरह से सिनिकली डिसमिस नहीं करें कि साहब आप दूसरे पक्ष में हैं या तो अपनी कमजोरी छुपाने का प्रयास करें प्राइम मिनिस्टर। सो गुड रेजोल्यूशन, बट जो तेजी और जो चुस्ती और जो एक क्या है ना, एक स्पिरिट बीजेपी में दिखती है, वो कांग्रेस में अभी भी वो ढीले ढाले एक अलग युग में जी रही है पार्टी। राहुल गांधी बहुत कोशिश कर रहे हैं, बट दे आर नॉट कमिंग अप टू द मार्क। और जिस तरीके से निर्मल जो मैसेजिंग की बात संजीव कर रहे हैं, वाकई जब मुकाबला बीजेपी जैसी पार्टी सी हो जो बहुत तत्पर, त्वरित एक्शन और सब कुछ देखता है, मीडिया से लेकर उनके इवेंट और तमाम कार्यक्रम हैं, अभी भी अगर हम देखें कार्य समिति और वहाँ पर एजेंडा जो तमाम चीज़ें हैं, लैग कर रहे हैं उस लड़ाई को। देखिए, एक परसेप्शन जो बना है उसमें ये कि राहुल गांधी उतने अच्छे ओरेटर नहीं हैं अगर आप नरेंद्र मोदी जी से उनकी तुलना करें अभी। और तुलना क्योंकि चुनाव आ रहा है तो तुलना जाहिर तौर पर नरेंद्र मोदी जी से ही होगी, वो सबसे दोनों राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं। उसमें राहुल गांधी उनसे काफ़ी पीछे लगते हैं। और सबसे बड़ा जो अभी अगर चुनाव में आपको मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचानी है, अगर आप उसको कन्विंसिंग तरीके से, प्रभावपूर्ण तरीके से अगर आप मतदाता को अपनी बात समझा नहीं पा रहे हैं, तो आप सामने वाले को ये ब्लेम नहीं कर सकते कि वो उल्टी सीधी बातें करके आपको बरगला रहा है। आपको बरगला रहा है मतलब मतदाता को बरगला रहा है, इसका मतलब आप भी कहीं ना कहीं आपका भी फेलियर है कि आप सही बात मतदाता तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो वहां आपकी एक विफलता उसमें भी दिखती है। तो इसको कैसे ठीक करें, ये कांग्रेस के सामने बहुत बड़ी समस्या है। रेजोल्यूशंस वगैरह सब ठीक होंगे। राहुल गांधी अगर वहाँ बोल रहे हैं, वर्किंग कमेटी की मीटिंग में बोलेंगे तो वो बहुत अच्छा बोलेंगे, या किसी AICC के प्लेटफॉर्म पे बोलेंगे तो बहुत अच्छा बोलेंगे, क्योंकि वहाँ पे उनको पता है कि यहाँ पर सब अपने लोग बैठे हुए हैं। लेकिन वो जैसे ही AICC से निकल के किसी मैदान में पहुँचते हैं तो वहाँ फिर उनका पता नहीं कॉन्फिडेंस गड़बड़ा जाता है, या वो चीज़ें उतने स्पष्ट तरीके से नहीं रख पाते। ये भी हो सकता है कि ओवर कॉशियसनेस की वजह से कि मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए, क्योंकि वो उस तरह से जो राजनीति में नरेंद्र मोदी का इतने लंबे समय उनका अनुभव है, उसकी तुलना में राहुल गांधी का अनुभव भी कम है चीज़ों को समझने के प्रति, या लोगों की समस्याओं को समझने के प्रति, उनको ठीक से कन्वे करने के प्रति। तो वहाँ पर कांग्रेस जरूर मार खा रही है इस पूरे उसमें।
प्रदीप जी, क्योंकि कई सवाल ये भी उठते हैं कि इस बार जो चुना गया गुजरात, क्या देखते हैं आप गुजरात में ही सीडब्ल्यूसी की बैठक और जो दिन है कुछ खास मायने हैं, और जिस अंदाज में लड़ाई को या जिस दिशा में कांग्रेस ले जाना चाहती है, क्योंकि बीजेपी की जब बात करते हैं तो गांधी के अलावा सरदार पटेल की बात होती है और गांधी को भी एक तरीके से उनको भी लेकर आया जाता है, तो कुछ खास मायने देखते हैं कांग्रेस के इस संदेश में? नहीं, देखिए कविंद जी, गुजरात क्यों गई? 58 साल बाद कांग्रेस गुजरात गई, और वो भी चुनाव के मौके पर। तो गई इसलिए, ये बताने के लिए कि ये मोदी अमित शाह का राज्य है, यहाँ आपके घर में से आए हम चुनाव का शंखनाद करने। तो वो जो एग्रेशन दिखना चाहिए, एग्रेशन का मतलब गाली गलौज नहीं होता है, मारपीट नहीं होता है, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपके कार्यकर्ताओं के उत्साह में वो जो नजर आना चाहिए। आप गुजरात गए हैं, दांडी मार्च की बात कर रहे हैं, वो आपको कम से कम 10 दिन 15 दिन पहले से एक पूरे स्टेट में कम से कम बज़ क्रिएट करना चाहिए था कि भाई 58 साल बाद कांग्रेस की वर्किंग कमेटी होने जा रही। ऐसा लग रहा है जैसे सामान्य जलसा है, हर 3 महीने 6 महीने पे होता है, यहाँ भी हो गया। और खासतौर से इलेक्शन के समय में तो और ज़्यादा होना चाहिए। तो मुझे कुल जो सिनेरियो देखकर लगता है कि बीजेपी में जो चुनाव जीतने की उत्कट इच्छा है, वो इच्छा कांग्रेस में नज़र नहीं आती। और कांग्रेस क्या, बाकी दूसरे विपक्षी दलों में भी, मैं कई कुछ को छोड़कर, आप देखिए उत्तर प्रदेश की बात कीजिए, सबसे अहम है इस चुनाव में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 12 जनवरी को सपा बसपा का गठबंधन हो गया। असंभव माना जा रहा था, संभव हो गया। उसकी अर्थमेटिक कहती है कि ये मतलब बिल्कुल नो ब्रेनर है कि ये विनर है। लेकिन आप देखिए, आज हम 12 मार्च में 2 महीने हो गए, उन दोनों नेताओं ने एक भी पब्लिक मीटिंग ज्वाइंट नहीं की है। सिर्फ जो है बयान जारी, प्रेस नोट जारी होते रहे। उस कांग्रेस में 20 जनवरी को प्रियंका गांधी के आने की घोषणा हुई, 11 फरवरी को वो लखनऊ पहुंची, और 3 दिन उन्होंने देर रात तक काम किया, 3:30-4 बजे तक मीटिंग्स ली। तो एक संदेश दिया कि हमारे पास, हमको काम बहुत करना है लेकिन समय बहुत कम है, तो हम अतिरिक्त ऊर्जा लगाएं, ज़्यादा समय लगाएं। उसके बाद से 1 महीना हो गया, प्रियंका गांधी आज दिखाई दी। तो वो कहाँ है जो सरकार से, सत्ता पक्ष से, जिसकी आप इतनी आलोचना कर रहे हैं, जिसको आप इतना घटिया बता रहे हैं, उससे लड़ने की इच्छा कहाँ दिखाई दे रही? कार्यकर्ता आपका सड़क पे कहाँ दिखाई दे रहा है? वो जन समर्थन क्यों नहीं दिख रहा है? वो एंटी इनकम्बेंसी नजर क्यों नहीं आ रही है? आप 13-14 याद कीजिए किस तरह का माहौल था, या जब भी सरकार बदलनी होती है तब का माहौल आप याद कीजिए। तो वो कांग्रेस में वो जो किलर इंस्टिंक्ट होती है, जो खेल में हम लोग कहते हैं कि आखिरी मौके पर भी बाजी पलट लेने की, वो नजर नहीं आती। और राहुल गांधी अच्छे कम्युनिकेटर नहीं है, ये किसी से छुपा नहीं है, लेकिन उसके लिए पूरी संगठन लगेगा। तब या तो आप अकेले इतने सक्षम हो, या फिर आप क्यूमुलेटिव पावर के साथ जाएं, तो वो सब नजर नहीं आता। आप बताइए, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक भी मीटिंग की वेस्टर्न यूपी में? अब पहले ही फेज में चुनाव है वहां पर। संजीव जी, ये जो बात कह रहे हैं प्रदीप जी, क्या वाकई कांग्रेस जैसी पार्टी, और खासतौर पर जिस तरीके से उसने राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला, शुरुआत की, एग्रेशन भी दिख रहा था, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, वो जो किलर इंस्टिंक्ट की बात करें, जो चुनाव में विरोधी दल होने का मादा और दिखाना चाहिए था जनता में, सड़कों में या फिर रैलियों के जरिए, वो कहीं मिस कर रहा है, या टैक्टिक्स कुछ दूसरी है कांग्रेस की? ये तो पता ही नहीं क्या है, लेकिन एक बात तय है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जीतने के बाद एक अपस्विंग पे थी, और ये लग रहा था सभी को कि चुनाव बहुत कांटे का हो गया है, 2019 का चुनाव फंस गया है, यूपी का गठबंधन हो रहा है, कांग्रेस भी नई ऊर्जा के साथ मैदान में। लेकिन फिर पुलवामा और जो एयर स्ट्राइक्स हुई, वो एक जैसे कि एयर स्ट्राइक विपक्ष पे हो गई, कांग्रेस पे हो गई। मतलब उन पे ऐसा वज्रपात हुआ है जैसे उनके समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। आप जो भी बोलते हैं, देखिए मेरा जो मतलब था कुतर्क से, वो मेरा मतलब ये था कि आप एक कमेंट करते हैं, उसमें खुद ही फंस जाते हैं चक्रव्यूह में, फिर उसमें बीजेपी पलट के प्रहार करती है, प्राइम मिनिस्टर आपको कहते हैं कि क्यों सवाल कर रहे हैं, ये आर्म फोर्सेस पे सवाल कर रहे हैं, फिर आप कोई और एक अहमक किस्म का बयान दे देता है कांग्रेस का कोई नेता, उससे नए सिरे का बवाल खड़ा हो जाता है। सो रोजाना एक, अगर सरकार बदलनी है, चुनाव के उस स्पिरिट में जा रहे हो, उस ऊर्जा उन्माद के साथ,
तो आप कहीं ना कहीं एजेंडा सेट करते हुए दिखने चाहिए। यहां तो रोज ही रूलिंग पार्टी एजेंडा सेट करती है। सो प्रॉब्लम ये है कांग्रेस उस पर रिएक्ट करती हुई नजर आती है। तो वो सारे मुद्दे जिस पे कांग्रेस या ऑपोजिशन कहीं ना कहीं अपने आप को फ्रंट फुट पे देख रहा था, या जिनकी वजह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान थे, दूसरे जितने मुद्दे, चाहे जॉबलेसनेस, चाहे फार्म डिस्ट्रेस, ये वो तमाम तरह की बातें एंटी इनकम्बेंसी से संबंधित, वो इस एयर स्ट्राइक ने सारा मुद्दा चूंकि सुरक्षा का बना दिया। अब सुरक्षा के मुद्दे पे जैसे कि सब जानते हैं कि अच्छे ऑरेटर नहीं है, वो तो तय हो गई बात। दूसरी बात, सुरक्षा का मुद्दा भी एक ऐसा हो गया जैसे डिफॉल्ट सेटिंग नरेंद्र मोदी हो गए कि सब नेशनल सिक्योरिटी नहीं, अब बीजेपी एंड नरेंद्र मोदी। तो कांग्रेस का फेलियर ये हो रहा है कि वो किसी भी तरह से स्वयं की पोजीशनिंग नहीं कर पा रहे। प्रदीप जी ने बहुत सही बात की भाई, अगर प्रियंका गांधी आपका ट्रम्प कार्ड था, 20 साल से ट्रम्प कार्ड था प्रियंका गांधी, और जब आई तो अनाउंसमेंट हुआ जोर शोर से, उस समय वो विदेश थी, आने के बाद 3 दिन यूपी में रही, 14 फरवरी से लेके आज 12 मार्च को वापस प्रकट हुई है। और प्राइम मिनिस्टर जिस दिन एयर स्ट्राइक हुई उस दिन सवेरे, तो बाद में बात तो ये भी कही गई, पूरी रात ही देख रहे थे क्या हो रहा है। उसके बाद वो सवेरे राजस्थान में भाषण दे के आए, उसके बाद वो मेट्रो पकड़ के इस्कॉन टेम्पल चले गए और एक और मीटिंग भी संबोधित की। सो उनकी जो एक एनर्जी लेवल है, एक कमिटमेंट है, इच्छा तो उतनी उत्कट कांग्रेस की है जीतने की, बिल्कुल, लेकिन करने कुछ नहीं आता, सब थाली में परस के दे दें इन्हें। पुराने नेताओं के इतने पेट भरे हुए हैं ना कांग्रेसियों के कि उनको सड़क पे मेहनत करने की आदत ही नहीं रही, और घर बैठ के अनशन बयान देते हैं जिससे कांग्रेस और फंस जाती है। सो कांग्रेस की तो जेन्युइन एक क्राइसिस हो गई है। और ये सही बात है, अब जनता फिर भी उनकी झोली में 20-50 एक्स्ट्रा सीट डालना चाहेगी, तो कांग्रेस का कोई श्रेय नहीं होगा उसमें। एट द एंड ऑफ द डे जब रिजल्ट आते हैं और वो 44 के 88 हो जाएंगे, 90-95 या जो भी संख्या बढ़ती है, उसमें कांग्रेस को क्रेडिट नहीं दे पाएंगे। वो तो एक एंटी इनकम्बेंसी एंड वक्त चेंज का मूड उस वजह से हो सकता है। सो कांग्रेस डिजर्व्स टू बी इन द पोजीशन वेयर दे आर, यू नो, इट इज अ ट्रेजेडी। और सच में राहुल गांधी के लिए बुरा लगता है, क्योंकि कोई ये सब प्रवचन देना आसान है जैसे हम दे रहे हैं, लेकिन दरअसल कुछ कर पाना उस परिपाटी में, उस तरह की सोच के नेताओं के साथ। एक तो बदलाव क्या आया है कांग्रेस में? जीरो, नील बटा सन्नाटा, कुछ बदला नहीं। कांग्रेस तो वही है जो सनातन चली आ रही थी, यू नो, वही नेता, वही चेहरे मोहरे, वही एटीट्यूड। निर्मल, जो संजीव जी कह रहे हैं बहुत है कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद ऐसा लगता है कि जो राष्ट्रवाद के मसले पर सवाल कांग्रेस ने पूछे वो कहीं ना कहीं ट्रैप पर फंसते दिखे, या फिर जानबूझकर उसकी तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। जब आज सीडब्ल्यूसी में जो उन्होंने जारी किया है अपना पूरा एक लेटर कि किस किन मुद्दों पर चुनाव पर लड़ेंगे, क्या करेंगे, उसमें वो तमाम मुद्दे हैं जिनकी बात कांग्रेस करके शायद ऐसा लगता है कि पिछले विधानसभा चुनाव में जहां पर हुए वहां पर जीत हासिल की, लेकिन वो सड़क पर अगर देखें तो पिछले 3 महीने में शायद ही उनकी चर्चा हुई हो। ये जो फोकस ऑफ अट्रैक्शन है वो उन मुद्दों पर ज्यादा दिखता है कांग्रेस को जहां पर वो विरोधी पार्टी गेम खेलना चाहती है अपने मुद्दे से दूर। ये क्या बड़ी खामी है? बिल्कुल, कांग्रेस खास करके पुलवामा के बाद कांग्रेस इस दुविधा में है कि वो इसको राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर कुछ बोले या ना बोले, क्योंकि एक बड़ा सेक्शन है जो कह रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर आप बोलेंगे तो आप बीजेपी के ट्रैप में फंसेंगे, क्योंकि वो उनका फील्ड है। और पर ये कांग्रेस की लीडरशिप पर भी एक सवालिया निशान है कि आपकी क्रेडिबिलिटी, आप जनता में इतने विश्वसनीय नहीं हो कि आप अगर राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर, आप अगर पुलवामा में इसके इंटेलिजेंस फेल, आप बाकी सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, इंटेलिजेंस फेलियर होगा ये तो आम आदमी भी मान रहा है कि एक अगर खुफिया चूक इतनी बड़ी नहीं होती, इस तरह की नहीं होती उसमें, तो इतनी बड़ी घटना नहीं हो सकती थी। ये घटना बाकी और घटनाएं जो जम्मू कश्मीर में हो रही हैं उससे अलग है इसकी व्यापकता। तो उस पर तो सवालिया निशान, उस पर तो सवाल पूछ सकती थी, लेकिन उसके बदले क्या किया कांग्रेस ने, अपनी दूसरे दिन जो वहाँ अहमदाबाद में कार्य समिति की बैठक होनी थी वो कैंसिल कर दी। तो उससे क्या मैसेज, एक मैसेज ये गया कि आप डरे हुए हैं। प्रियंका गांधी वो ठीक है, चलो वो उसी दिन का था, पर नेक्स्ट डे कार्य समिति की बैठक नेक्स्ट डे होनी थी। आप उसमें जाते, आप कुछ नहीं करते, आप एक प्रस्ताव तो पास करते शहीदों के लिए, और एक सवाल पूछते सरकार से कि भाई ये किस तरह से हुआ, इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हुआ, आप जवाब दीजिए। पर आप उस पर डिफेंसिव हो गए कि नहीं, इस पर पूछना नहीं। धीरे धीरे ये इंप्रेशन और बढ़ गया है। ये अब सिचुएशन ये हो गई है कि अब वो वापस अपने किसानों के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे वापस कैसे लौटें उस पे। जब आपका प्रदीप जी के बारे, अब ये जो स्टेटमेंट है ना सीडब्ल्यूसी का, इतना अच्छा है, स्पेशली नेशनल सिक्योरिटी, ये पुलवामा और उसके आफ्टरमैथ के मुद्दे पे इतनी सुलझी हुई संतुलित बात है। बट अब इस स्टेटमेंट को कौन पढ़ेगा? आप कोई नेता होना चाहिए ना जो इस बात को समाज, जनता समझे, उस भाषा में कम्युनिकेट कर सके, वो कोई नहीं है।
सो इतनी अच्छी मतलब समझ परिलक्षित हो रही है इसमें, नहीं है, क्लैरिटी है, साथ है हैं बी के बिल्कुल सही बात है। तो मतलब इट इज, बस मेरा मन था ये बात बीच में कहने की, सॉरी। क्या ऐसा लगता है प्रदीप जी की रणनीति यानी कि विजन और नेतृत्व, ये दोनों ऐसे मसले हैं जहां पर इस वक्त बीजेपी से कोसों दूर खड़ी कांग्रेस नजर आती है, और इसी के चलते तमाम मुद्दे या सब कुछ होने के बावजूद विपक्ष में वो ताकत नजर नहीं आ रही जो कांग्रेस दिखाने की कोशिश कर रही है। वो कहते हैं ना, राजनीति में एक हफ्ता बहुत होता है। तो आप देखिए, गुजरात चुनाव से आप देखना शुरू कीजिए और मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के नतीजे तक इनिशिएटिव कांग्रेस के हाथ में था। बीजेपी के हाथ से इनिशिएटिव लगातार फिसल रहा था, लग रहा था पार्टी जो है पीछे जा रही है, और वो नेशनल एजेंडा सेट नहीं कर पा रही है। वो कांग्रेस जो सेट कर रही है उसको फॉलो कर रही है और उसमें भी फेल हो रही है। लेकिन मेरा मानना है कि जो बदलाव की शुरुआत हुई वो 10% रिजर्वेशन से हुई, फिर उसमें इंक्रीमेंटल चेंज हुआ बजट से, जो किसानों के लिए किया गया, मिडिल क्लास के लिए किया गया उससे, और बालाकोट ने पूरी स्थिति बदल दी। तो बीजेपी को अपने चुनाव एजेंडे के लिए जो एक इमोशनल इशू की जरूरत थी वो उसको मिल गया। और मेरा मानना है कि कांग्रेस उस ट्रैप में फंसी और उसके नेताओं ने उल्टे सीधे बयान देकर उसके लिए मुश्किल और बढ़ाई। अगर कांग्रेस इस बालाकोट की एयर स्ट्राइक के बाद एयरफोर्स की तारीफ करते हुए कि हम संकट में सरकार के साथ हैं ये कहते हुए अपने मुद्दे पर लौट जाती, बिल्कुल बेरोजगारी, किसानों की समस्या, इन सब मुद्दों पर अगर लौट गई होती तो वो शायद बेहतर स्थिति में होती। लेकिन एक वाक्य जो संजीव जी ने कहा कि ऐसा लगा कि बालाकोट के बाद कि सर्जिकल स्ट्राइक अपोजिशन पे हो गई है, तो सचमुच वो नजर आता है कि वो अपने को री-स्ट्रेटेजाइज नहीं कर पाए कि अब इस बदली परिस्थिति में हमारी स्ट्रेटजी क्या हो, किस तरह के पॉलिटिकल स्ट्रेटजी लेकर हम आगे बढ़े, वो नजर नहीं आता। एक कंफ्यूजन नजर आता है कि हम इस पर जवाब दें, सरकार से सवाल पूछें, जवाब दें, या फिर हम इस मुद्दे को आगे बढ़ाएं या इस पर चुप रहें, कितना बोलें तो क्या बोलें। इन सब को आप देखिए कि इतनी बड़ी घटना हो गई, पहले पुलवामा और उसके बाद बालाकोट, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग नहीं हुई। ये ऐसी पार्टी थी जो ऐसे नेशनल इश्यूज पर बड़े मुद्दे होते थे, तुरंत इमरजेंसी मीटिंग होती थी वर्किंग कमेटी की, उसमें पार्टी का रुख तय होता था, वहां से लाइन जाती थी पार्टी की और नीचे तक जाती थी। वो कोहेरेंस, वो उस तरह की चीजें नजर नहीं आती हैं। और क्या एक और जो फैक्टर दिखता है मैं उसको भी लाना चाहूंगा संजीव जी, जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में कांग्रेस को शायद उम्मीद थी कि क्षेत्रीय दल हैं वो बीजेपी से मुकाबला इस वक्त कर रहे हैं, और जो राज्यों के अंदर विरोध या फिर अस्वर हैं सरकार, केंद्र सरकार के खिलाफ, उसका फायदा उठाते हुए वो गठबंधन का साथी बनाकर उनकी बैसाखी के सहारे वो बीजेपी को परास्त कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से अब दिख रहा है, यूपी मायावती का बयान कि वो कांग्रेस का गठबंधन नहीं करेंगे, अभी बिहार की खबर आ रही जहां पर कांग्रेस के एक नेता ने वहां पर कहा कि हमें क्षेत्रीय दल का सहारा नहीं है, उनकी जरूरत नहीं है। क्या वहां पर भी आपको लगता है कि मिसमैनेजमेंट, अदूरदर्शिता या एक तरीके से जो उनके लिए फायदे का सौदा हो सकता था वही उनकी अब गले की फांस बन रहा है? ये मिसमैनेजमेंट और इन सब में एक बदकिस्मती भी जोड़ दीजिए और दूसरी बीजेपी की किस्मत भी जोड़ दीजिए और बीजेपी का प्रबंधन भी जोड़ दीजिए। इन सारी चीज़ों के पीछे ये सब है। मायावती के जो बयान आते हैं उसके पीछे भी ये सब बातें। तो ट्रेजेडी क्या है कि कांग्रेस, मेरे ख्याल से कांग्रेस समझ रही है, हम भी बहुत ज़्यादा आलोचना कर रहे हैं शायद उनकी, बट कांग्रेस को ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारा टारगेट 100 सीट के ऊपर लाना है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरकार को बदलवाना है। मतलब आपके साथ शीला दीक्षित की पुरानी नाराजगी की वजह से समझौता नहीं हो रहा है या कोई जेन्युइन पेच फंसा हुआ है। ऐसा भी कौन सी आपकी जमीन है यहाँ पे जो खिसक जाएगी? क्योंकि कांग्रेस ऐसी बात कर रहे हैं कि इस बार अगर हम आपके साथ मिल गए तो पहले देखिए हम वहां पे यूपी में मिल गए बीएसपी के साथ तो कांग्रेस की जमीन खत्म होगी। अरे जमीन वैसे ही नहीं बचेगी अगर चुनाव हार गए तो, है ना, खत्म तो बाद में होगी। तो कांग्रेस, वही बात है, एक निश्चित क्लैरिटी की कमी है। बीच में लग रहा था राहुल गांधी को बहुत क्लैरिटी है इस बात में कि उनका टारगेट सिर्फ सरकार बदलना है मोदी की, बट जैसे जैसे चुनाव पास आते जा रहे हैं वो भी अलग अलग एडवाइजर्स के बीच में उलझ गए। देखिए मोदी और राहुल गांधी में शायद बहुत फर्क है। मोदी अल्टीमेटली खुद पॉलिटिकल मास्टर है, खुद डिसीजन लेते हैं सही या गलत। राहुल गांधी जो भी है इतने एडवाइजर्स के बीच में रहते हैं शायद
कि वो तरह तरह की कॉन्ट्रोडिक्टरी एडवाइस के बीच में खुद ही पिस जाते हैं शायद। मेरे तो कोई फर्स्ट हैंड नॉलेज नहीं है, बट मुझे लगता है भाई असल में तो आदमी ठीक है, समझदार भी है, लेकिन इतनी कॉन्ट्रोडिक्टरी एडवाइस के बोझ तले दबते हैं कि अल्टीमेटली जो रिजल्ट निकलता है डिसीजन के रूप में वो कंप्लीटली कंफ्यूज निकलता है कि समझ में ही नहीं आ रहा क्या क्या करना चाहते हैं। या तो आप भी 2 के अलावा सारी सीटें छोड़ देना यूपी में फिर उनके लिए अगर वो आपको नहीं जोड़ रहे तो कुछ तो करो प्रोएक्टिव बहुत है ना कि क्या कांग्रेस कंफ्यूज दिखती है गठबंधन के साथियों को जगह देने में कि हम 100 सीट चाहते हैं या मोदी सरकार को हटाना चाहते हैं या फिर अपनी जमीन को बचाना भी चाहते हैं और सत्ता भी चाहते हैं। देखो वो दोनों चीज़ें, वो दुविधा है कांग्रेस लीड में कि वो अपनी पार्टी मजबूत करें। जैसे राहुल गांधी जब प्रियंका गांधी को जनरल सेक्रेटरी बनाया तो उन्होंने कहा कि वो सिर्फ यूपी के लिए ये लोकसभा चुनाव तक के लिए उनका वो नहीं है, लाया नहीं गया उनको, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के साथ लाया गया और उसमें यूपी में कांग्रेस की सरकार बनाना भी शामिल है उस स्ट्रेटजी में। तो एक दुविधा ये हो सकती है कि हम अगर गठबंधन करते रहेंगे तो उसी विशेष साइकिल में एक फंसते रहेंगे कि गठबंधन किया फिर अपनी 40 सीट आपने छोड़ी या यूपी में तो 60 सीट छोड़नी पड़ेंगी, तो 60 सीटों पे कांग्रेस का संगठन जो है वो ख़त्म होगा। दिल्ली तो छोटा राज्य है, यहाँ तो सिर्फ केवल 7 सीट हैं, यहाँ तो आप अफोर्ड भी कर सकते हैं, अगर नहीं भी लड़े चुनाव गठबंधन में 7 की 7 सीटें हार भी गए तो नुकसान केजरीवाल का होगा, कांग्रेस का नहीं होगा। तो वो एक दुविधा है कि हम अपना गठबंधन बनाएं, आगे की तैयारी करें, या पहली प्रायोरिटी जो कि सारा एक विपक्ष चाहता है कि कांग्रेस उसका नेतृत्व करे, लेकिन कांग्रेस को कोई मजबूती नहीं देना चाहता कि पहले आप मोदी को हटाइए उसके बाद फिर दूसरी बात पे सोचिए। उसमें चाहते सब हैं, लेकिन डर ये भी है कि कांग्रेस कहीं मजबूत हो गई तो फिर हमें परेशानी ना हो उससे। तो अगर कांग्रेस मजबूत होती है तो यूपी में एसपी बीएसपी को परेशानी होगी, पश्चिम बंगाल में ममता को दिक्कत होगी। तो ये सारे कंपल्शंस हैं, ये छोटी पार्टीज के साथ भी हैं और बड़े दल जैसे कांग्रेस और बीजेपी है उसके साथ भी ये दिक्कत है। और ऐसा नहीं है कि अभी जो बीजेपी के साथ आ रहे हैं, क्योंकि अभी बीजेपी सत्ता में है और नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसा नेतृत्व है। तो जो बीजेपी के घटक दल हैं, मैं उसमें नीतीश कुमार जदयू को भी देखता हूँ, वो भले ही अभी ऊपरी तौर पर एकदम से साफ स्पष्ट तौर पर नरेंद्र मोदी के साथ दिख रहे हों, वो काफ़ी गुणगान उनका कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनको ये डर जरूर होगा कि अगर वापस आ गए तो पता नहीं अगले 5 साल में उनका क्या होगा। बट टू बी फेयर निर्मल, अमित शाह ने जेडीयू और शिवसेना दोनों को अच्छी सीटें दी। बिल्कुल। बीजेपी जहां झुकना है झुक भी जाती है खटाक से। यही मेरा अगला सवाल था कि जब बीजेपी उनकी प्राथमिकता ये है कि पहले एक बार सरकार बन जाए केंद्र में, बाकी इनसे फिर बाद में निपटते रहे। जैसे गठबंधन के सहयोगियों को बीजेपी ने मनाया है, जो अपनी खुद की जीती हुई सीटें थी वो भी दे दी हैं, कांग्रेस को क्या गठबंधन स्वीकार नहीं, या कांग्रेस के जो साथी हैं वो खुद कांग्रेस को स्वीकार करने को तैयार नहीं है? समस्या है कि आपकी नज़र चिड़िया की आंख पर नहीं है, बीजेपी की है। भाई शिवसेना और जेडीयू से जब अलायंस किया बीजेपी ने, अपनी जीती हुई सीट जेडीयू के लिए छोड़ दी। जितनी 5 साल में गाली शिवसेना ने बीजेपी और प्रधानमंत्री को दी है उतनी कांग्रेस ने भी नहीं दी होगी। तो लोगों ने कहा कि घुटने टेक दिए बीजेपी ने। उनको इस सबसे फर्क नहीं पड़ा, उनको सरकार में वापस आना है। कांग्रेस अपनी प्रायोरिटी तो तय करे, उसको क्या करना है। उसको नरेंद्र मोदी को हटाकर एक दूसरी वैकल्पिक राजनीतिक व्यवस्था बनानी है, या अपने ईगो के साथ चलना है। हम 2 सीट तुम्हें वहां ज्यादा नहीं देंगे, यहां तुम हमको 4 सीट ज्यादा दे दो। अरे वो समय निकल गया उसका। आप ये देखिए कि हम अपने अलायंस के साथ कैसे सीटें मैक्सिमाइज कर सकते हैं। आप ये सोचिए कि घी गिरेगा तो दाल में ही गिरेगा। आप जीते, आपका एलआई जीते, जब तक आप ये मान के नहीं चलेंगे कि हम जीते या हमारा सहयोगी दल जीते, ये सीटें हमारी होंगी, तब तक ये समस्या रहेगी। और कांग्रेस ये समझने को तैयार नहीं है। और ये 3 राज्यों की जीत ने, मेरा मानना है कि लोकसभा की दृष्टि से कांग्रेस का नुकसान किया है। उनके नेताओं के दिमाग में आ गया कि कांग्रेस का रिवाइवल हो गया है, हो रहा है, और हमको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। अगर हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे तो हमारा जो है नेशनल लेवल पे फिर से जो रिवाइवल की उम्मीद दिख रही है वो रुक जाएगा। तो आपको तय करना पड़ेगा कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, उसके हिसाब से रणनीति बनती है। कांग्रेस में राजनीतिक रणनीतिकार का अभाव नजर आता है। और आप ये देखिए, जब से प्रणब मुखर्जी गए हैं, ये कमी और ज्यादा नजर आती है।
लेकिन पहले कहा था कि मल्टी विंडो सिस्टम है, अब तो सिंगल विंडो सिस्टम जब से राहुल गांधी के पास कमान आई है। नहीं, मल्टी विंडो सिस्टम हो या सिंगल विंडो हो, सवाल यह है कि क्लैरिटी है क्या लीडरशिप में, कि हमारा रास्ता क्या है, उसके लिए हमको किन औजार की जरूरत है, किन साथियों की जरूरत है, और हम कहाँ किस तरह से अलायंस करें कि हम सबसे ज्यादा प्रभावी हो सके, सबसे ज्यादा बीजेपी का नुकसान कर सके। यहां तो सामने वाले की एक आंख फोड़ने के लिए अपनी दो फोड़ने को तैयार है कि उनका उस अलायंस का नुकसान हो जाए, उस पार्टी का नुकसान हो जाए, भले ही हमारा भी नुकसान हो। ओके संजीव, एक आखिरी कमेंट, क्योंकि हमने काफी चर्चा की जब पूरी कांग्रेस पार्टी की और कई सारी जो खामियां उसकी भी विस्तार से बात हुई, कोई बड़ी खूबियां दिख रही जो कि कांग्रेस को इस चुनाव में फायदा भी पहुंचा सकती हैं? जनता अगर इन सब चीजों के बावजूद जनता के मन में कोई रोष है, कोई नाराजगी है, कोई हताशा है सरकार के प्रति, तो ले दे के अभी भी कई स्टेट्स में डिफॉल्ट ऑप्शन, डिफॉल्ट सेटिंग कांग्रेस है। बट जैसे जहां ऑब्वियस डिफॉल्ट सेटिंग होती है, जैसे जहां भी आपने इलेक्शंस जीते, राजस्थान में, एमपी में, छत्तीसगढ़ तो खैर बहुत वन साइडेड रहा इलेक्शन, इसलिए शायद अभी वहाँ कांग्रेस की अच्छी सीट्स है। लेकिन मुझे मध्य प्रदेश और राजस्थान की जो मतलब राजस्थान से चूंकि मैं हूँ, मुझे मालूम, मुझे तो नहीं लगता कि कांग्रेस मतलब वैसा होगा इस बार वहां पे जैसा कि अमूमन होता है कि जिसने राज्य विधानसभा के चुनाव में अच्छा परफॉर्म किया वही 2-4 महीने बाद की लोकसभा सीट अच्छी मात्रा में जीतता है। इस बार ऐसा नहीं लगता। तो बात वही है, और जैसे प्रदीप जी कह रहे थे कि साहब अब उनसे तो अनौपचारिक सलाह भी नहीं ले सकते, कांग्रेस भारत रत्न मिल गया उन्हें तो प्रणब मुखर्जी को, मतलब वही बात है जो दाल में घी गिरे, वो कौन सा समय था जब कौन से मियाँ फाख्ता उड़ाया करते। तो ये एक विगत में जी रही है पार्टी, और उनको मालूम है ट्रेजेडी है, उनको मालूम है कि वो विगत में जी रहे हैं, बट दे आर अनेबल टू पोजीशन देमसेल्व्स इन द प्रेजेंट। ये बड़ी चिंता मतलब ये अजीब सी ट्रेजेडी हो गई है, इट्स अ ग्रीक ट्रेजेडी प्लेइंग आउट। जिन्नेवल आखिरी कमेंट। देखिए इतना खराब हालत भी नहीं है, और वो जैसे संजीव जी ने कहा कि अल्टीमेटली पब्लिक है, इश्यूज तो हैं, किसानों का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है उसको, और ये लीडर्स भले ही नहीं कहें, पब्लिक मध्य प्रदेश में उन्होंने कांग्रेस को दिया वोट, छत्तीसगढ़ में दिया है, राजस्थान में दिया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ डिसकंटेंटमेंट तो था ना, और वो अगले इसी इन 3 महीनों में खत्म हो गया होगा ऐसा भी नहीं है। बिल्कुल। और मुझे ये भी लगता है कि 2014 में जिसने बीजेपी को वोट नहीं दिया वो इस बार देगा, इसकी तो 100% गारंटी कि इस बार नहीं देगा। जिसने 2014 में नहीं दिया वोट, उस तरह की वेव चुनाव का सबसे बड़ा फैक्टर फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। हाँ, फर्स्ट टाइम ह्यूज नंबर ऑफ फर्स्ट टाइम वोटर्स। तो ये सिचुएशन कुछ वैसे ही, जैसे 2004 में वाजपेयी के सामने कोई विकल्प नहीं दिख रहा था, लेकिन पब्लिक ने वोटर ने एक विकल्प दिया उस समय भी, तो वो है अल्टीमेटली जनता के, और इश्यूज हैं। निर्मल ऑपोजिशन ने बहुत अच्छा अलायंस बनाया था 2004 में, जो इस बार नहीं बनाया। प्री पोल नहीं था, कोई कंपैरिजन नहीं है 2004 प्री पोल का तब भी नहीं था अलायंस। लेकिन कांग्रेस मान बैठी कि शायद अगर सरकार से नाराजगी है तो जनता हमारे पास ही आएगी, कोई विकल्प मान नहीं। बैठने के अलावा कोई चारा नहीं है उनके पास, नहीं, कुछ कर ही नहीं सकते। प्रदीप जी ने कहा ना कि राजनीति में एक हफ्ता बहुत होता है, अभी तो 1 महीना है। Yes, बिल्कुल, बस उसके लिए अगर वो चाहें तो वही बात है, वो चाहें तो हाँ, वो चाहे तो। चलिए, लेकिन वक्त कम है, और बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों बहनों का हमारे साथ बहुत ही विस्तार से कांग्रेस कार्य समिति की जो बैठक हुई उस पर चर्चा करने के लिए, और चुनावी जो चौखट है वहां पर किस तरीके की रणनीति कांग्रेस बना रही है, क्या बड़े फैसले और क्या बड़ी चूक जहां पर कांग्रेस फायदा उठा सकती थी लेकिन वो चूक गई। और बात आप दर्शकों की राय की, हमने कार्यक्रम दिखाया था चुनाव में महिलाओं की हिस्सेदारी को लेकर। पल्लवी लिखती हैं कि महिलाएं संपूर्ण समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं और ऐसे में लोकसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, लाजमी है। हाल ही में ओडिशा सरकार का निर्णय वास्तव में प्रशंसनीय है, क्योंकि इसमें चुनावों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और साथ ही महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। अमित बंसा लिखते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि महिलाएं पुरुषों से कम नहीं और इस राष्ट्र को बदलने में महिलाओं की अहम भूमिका है। बीजेडी का हालिया निर्णय एक स्वागत योग्य कदम है और दूसरे दलों को भी विधायिका और संसद में महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। तो आप दर्शक अपनी राय, सुझाव, आलोचना में भेजते रहिए, कार्यक्रम में शामिल करेंगे। साथ ही हमारे सभी कार्यक्रम आप YouTube पर देख सकते हैं। फिलहाल आज इतना ही, नमस्कार।